हेलो स्टूडेंट, मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अवकलन। ठीक है, देखिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अवकलन कितने स्टेपिकल फॉर्मेट से होकर गुजरता है। तो देखिए अवकलन के अंदर सबसे पहली स्टेप फॉर्मेट होती है कि इसके सूत्रों की जनरेटिंग कैसे होती है, मतलब आप इसके फॉर्मूलों का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम कंटिन्यूटी और लिमिट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप जो होती है इसकी, जिसके अंदर हम फॉर्मूले देख चुके होते हैं, उसके अंदर हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल सीखते हैं कि ये फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर प्रयोग कैसे किए जाते हैं। और इसकी तीसरी फॉर्मेट जो होती है वो होती है कि इस अवकलन के अनुप्रयोग क्या होते हैं, यानी इनका हम लाइफ में कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज सेकंड स्टेपिकल फॉर्मेट से समझा रहा हूँ। ठीक है, हम इसकी फर्स्ट स्टेपिकल फॉर्मेट बाद में समझेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले समझाने का प्रयास करता हूँ कि अवकलन होता क्या है। ठीक है, वास्तव में जब किसी एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उससे हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखिए ये एक ग्राफिकल फॉर्मेट से समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का जो इस तरह से ग्रोथ ले रहा है। ठीक है, अब इसकी किसी वैल्यू पर, मतलब मान लीजिए यहाँ x1 पर मुझे वैल्यू y1 मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, x1 y1। इसी तरह मुझे यहाँ किसी वैल्यू x2 पर इसकी वैल्यू y2 मिलती है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड x2, y2, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन है, मैं x के जिस परिवर्तन को स्टडी कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू नो डेल x वेयर इट इज कॉल्ड टू x2 माइनस x1, यानी x में होने वाला परिवर्तन को मैं x2 माइनस x1 लिखूंगा और y में होने वाले परिवर्तन को मैं y2 माइनस y1 लिखूंगा। तो अगर हम y में होने वाले परिवर्तन को x में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष अध्ययन करें तो इसकी ये चेंजिंग रेट यानी परिवर्तन की दर ही वास्तव में अवकलन कहलाती है और इसे हम dy dx से शो करते हैं। ठीक है, यहां d का तात्पर्य है कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, मींस वैल्यू बदल रहा है। ठीक, किसी चेंजिंग रेट से, किसी फॉर्मूले से, किसी डिपेंडेबिलिटी से या किसी खास और निश्चित तरीके से ये अपना स्वरूप बदल रहा है। ठीक है ना, बस वही दर, वो जो चेंजिंग रेट है, बस वही ये अवकलन कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग किसी रोड पर गाड़ी चलाते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने गाड़ी की स्पीड लगातार कम करी तो आपकी गाड़ी चढ़ नहीं सकती, ग्रोथ पीछे आ जाएगी। अगर आपने यूनिफॉर्म स्पीड रखी, यानी एक जैसी स्पीड रखी, आपने तो स्पीड रख दी, तो स्पीड धीरे 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 स्लो होती चली जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। लेकिन अगर आप स्पीड लगातार बढ़ाते चले गए, अब समझिए इस बात को कि हमने यहां ले ली स्पीड, अब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, यहां टाइम है, यहां ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, यानी मान लेते हैं t1 टाइमिंग पर आपकी वेलोसिटी यानी वेग v1 था और आगे जाकर t2 टाइमिंग पर आपकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो वेग में जो परिवर्तन हुआ वो तो हो गया v2 माइनस v1, और जो समय में परिवर्तन हो गया वो हो गया t2 माइनस t1। और अगर मैं कहूं कि मैं डेल v अपॉन डेल t निकालना चाहता हूं तो ये v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा, और इसी को हम dv अपॉन dt कहते हैं, जिसे हम त्वरण के नाम से जानते हैं, है ना। ये वास्तव में वेग में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, और यही वेग का अवकलन भी कहलाता है समय के सापेक्ष। तो उम्मीद करूँ ये आपको समझ में आया कि इसका तात्पर्य क्या है। बहुत से लोग समझाते हैं कि अवकलन का तात्पर्य घटना, ये वास्तव में घटना नहीं है। तो जो घटना नहीं है तो वो बढ़ना भी नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सिर्फ एक चीज की चेंजिंग रेट को दूसरी चीज की चेंजिंग रेट के रेस्पेक्ट में स्टडी करना। फिर वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इक्वल भी रह सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि इसके अंदर हम फॉर्मूले कौन से यूज करते हैं।
देखिए इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले मैं सबसे पहले यहां लिख कर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मेशन में उनके फॉर्मूले लिखते समय उनका प्रयोग सूत्रों में वो भी समझाऊंगा। जैसे हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। यहां n अचर यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये अचर है, कांस्टेंट फिगर। अब कांस्टेंट फिगर से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि अगर x की पावर x आया तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि यहां आपका n अचर नहीं रहा, ये चर हो गया, इट इज वेरिएबल नॉट ए कांस्टेंट। इसलिए अगर ऐसी फॉर्मेट हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल ना करें। तो बोला सर फिर कब करें? तो इसका इस्तेमाल कब करें? जैसे x की पावर 5, अब यहां देखो ये अचर है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या करेंगे कि 5 को आगे ले आएंगे, तो ये 5 इसका हमने अवकलन किया, तो 5 तो आगे आ गया और हमने इस 5 में से एक घटा दिया, यानी 5x4। क्लियर? उम्मीद करूं ये चीज समझ में आई, ठीक है। फिर सेकेंड हम लेते हैं। सेकेंड के अंदर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। हालांकि इसका फॉर्मूला इसी पर डिपेंड होता है, लेकिन बाद में हम शॉर्टकट याद करने के लिए इसे फॉर्मूला समझ के याद कर लेते हैं, और इसे हम लिखते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। आप चाहे तो इसको इसी फॉर्मेट से सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जहां अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। फिर नंबर 3 हम पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसे हम लिखते हैं -1/x², ठीक है। अब नंबर 4, ठीक है। जब आप ये 3 स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 में हम इसे स्टडी करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप चाहें तो इस सूत्र से भी लिख सकते हैं कि x की पावर n इज इक्वल टू -n/x की पावर n+1। यहां भी याद रखिएगा, यहां भी n क्या होगा? अचर ही होगा, ठीक है। यहां n अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम इसी को एक ले लेते हैं। हम कहते हैं सर हमारे पास तो 1/x की पावर 3 है। अब आप इसका अवकलन करें और सिद्ध करेंगे आपका वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मूले में जमाएंगे, सोचेंगे आएगा क्या, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिखता हूं -3/x की पावर 3+1, यानी -3/x की पावर 4, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमने इससे लिया, लेकिन हम इससे ना लेकर इस वाले फॉर्मूले से जनरेट करते तो कैसे करते? तो हम लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3। तो हम इसमें क्या करते? पावर आगे आ जाती, तो ये पावर आगे आ गई। फिर हमने क्या किया? पावर में से 1 माइनस किया, तो पावर में से 1 माइनस किया, देन इट इज -3 एक्स की पावर -4। इसे नीचे ले जाइए तो -3/x की पावर 4। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम है। अब समझ में आया, ठीक। तो सूत्र एक ही है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं बस। तो ये मैं चाहता था कि आप सूत्र के रूप में याद रखें। फिर 5वां हम जो पढ़ते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेसिस पर x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब यहां याद रखिएगा ये केवल तब होता है जब इसका बेस e हो। अगर बेस चेंज हो गया तो हम ये नहीं लिख सकते। सपोज करो आपके पास हमने दे दिया, भैया मेरे पास तो क्वेश्चन ये है कि ये log e बेसिस पर x की जगह log 7 बेसिस पर x है, ठीक। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ये पढ़ रखा होता, बोला log e बेसिस पर x, तो वो ये छोटे से e को भूल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है ना, और वो इसको सीधा क्या ले देते हैं, हाँ सर ये हो गया 1/x, जबकि ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ e तो बेस ही नहीं है, ठीक। तो फिर हम इसको कैसे हल करेंगे? तो याद कीजिए 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था लघु गुणक, है ना।
लघु गुणक क्या था, वहां हम लिखते थे log a बेसिस पर b इज इक्वल टू log e बेसिस पर b अपॉन log e बेसिस पर a। तो ऐसे ही अगर मुझे इसे हल करना होगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ log e बेसिस पर x और log e बेसिस पर 7। ठीक है, अब ये है अचर, तो हम अचर को निकाल देते हैं बाहर, तो ये अचर आ गया बाहर log e बेसिस पर 7। तो मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास बचेगा log e बेसिस पर x, देख सकते हैं। ठीक है, ये बचा ना मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां ये वाला सूत्र मैं लगा सकता हूं। तो जब मैं यहां पर ये वाला सूत्र लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन log e बेसिस पर 7 इंटू 1 अपॉन x, मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट्स योर आंसर कि x log e बेसिस पर 7। अब देखिए हम ऐसे करते तो हम रिजल्ट क्या निकालते, जो गलत होता, और अब हमने इसको हल किया वास्तव में तो हमारा रिजल्ट क्या आया। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इसलिए सूत्र को जब भी पढ़ें बड़े ध्यान और धैर्य के साथ पढ़ें। ठीक, अब इसके आगे की बात करते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आता है 6 नंबर का, बोला सर अभी तक तो आप है ना x की पावर n x की पावर n लिख रहे हो, खाली मान लो अचर ही आ जाता, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया k। ठीक है, यहां k अचर है, जैसे सर खाली अचर ही आ जाए, कांस्टेंट ही आ जाए, तब क्या करेंगे, तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता। क्यों, अरे भैया कांस्टेंट में ना तो वृद्धि होगी ना घटाव होगा, वो तो कांस्टेंट है, सीधा परिवर्तन ही नहीं होगा, तो परिवर्तन की दर कहां से आएगी, इसलिए कांस्टेंट का हमेशा 0 हो जाता। जैसे सपोज करो कोई आपसे कहे कि भाई आप अवकलन कीजिए साइन पाई बाई 2 का, लेकिन ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूलेस। ठीक है, अब मैंने इरेज करता हूं जिससे अगले लिखे। अब इसके बाद हम लेते हैं फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला 7 में क्या है कि हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, अब ये तो था कांस्टेंट, अच्छा खाली x होता तो क्या करते, तो इसको शॉर्टकट में याद रख लो कि इसको ये होता है 1। आप चाहो तो x की पावर n वाले से सॉल्व करके भी देख लेना, 1 ही आएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं 1 कैसे आएगा। जैसे देखो हमारा फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या था n x की पावर n माइनस 1। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये है x की पावर 1, यही तो है ये, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा 1 x की पावर 1 माइनस 1। अच्छा 1 माइनस 1 क्या होता है, x की पावर 0 है ना, और किसी की पावर 0 क्या हो जाती है 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, ये होता है ना, तो शॉर्टकट में हमने इसको 1 लिख दिया, एक सूत्र की तरह से याद कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला, अब मान लीजिए एक कांस्टेंट और एक x आ जाए, जैसे k x की पावर n आ गया हमारे पास सॉल्व करने के लिए, जहां k कोई कांस्टेंट फिगर यानी अचर है, तो हम क्या करेंगे, हम k को यानी कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर कर देंगे। तो हमने k बाहर निकाल दिया, क्या बचा हमारे पास x की पावर n, यही बचा ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना, तो ये n x की पावर n माइनस 1, बस खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जहाँ k क्या है, अचर है। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास आया d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, बोला भाई अवकलन करो, तो क्या करेंगे, तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वास्तव में अवकलन किसका होगा, x की घात 4 का, और x की घात 4 को मैं कैसे लिखूंगा, तो अभी हमने देखा घात आगे आ जाती है, तो घात आगे आ गई, और एक पावर कम कर देते हैं, तो एक पावर हमने कम कर दी, तो इसको मैं लिखूंगा 20x³। क्लियर, समझ में आया। अब ये तो था केवल एल्जेब्रिक फॉर्मेट, ठीक है, खाली एल्जेब्रिक फॉर्मेट आती है तब कैसे करते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास a की पावर x आ जाता है, a क्या है बोलो, यहां a
कांस्टेंट है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अपन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट रख रहे थे, यानी चर की घात में अचर था। अब हमने उल्टा कर दिया, ठीक। चर की घात अचर कैसे था, जैसे अभी तक तो x की घात 5 पढ़ रहे थे, तो चर की घात अचर था, उल्टा कर दो 5 की घात x कर दो, तो अब क्या हो गया, अब अचर की घात चर हो गया, मींस अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है a की पावर x log e बेसिस पर a, ठीक है। कैसे आते हैं ये फॉर्मूले, ये मैं आपको बाद के वीडियोस में समझाऊंगा कि फॉर्मूले हमने जनरेट कैसे किए, ठीक है। अभी तो मैं केवल इनके इस्तेमालों पर फोकस करा रहा हूं। फिर ऐसे ही e की पावर x, e क्या होता है, हम सब जानते हैं कि log का अपोजिट e होता है, तो यहां e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं, जिनमें से 3 तो मेन होते हैं और 3 उनके व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये होगा 3 मेन। अब इनके डिफरेंशिएशन हम देखें तो क्या आएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, इसका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो नेक्स्ट 3 जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स और इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अच्छा यहां देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहे हैं, जैसे ये c से शुरू हो रहा है, ये c से शुरू हो रहा है, ये c से शुरू हो रहा है, उन सभी के डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये याद रखने का पॉइंट है जिससे आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिया कॉस एक्स, तो आप सबने बड़े आसानी से लिख दिया सर कॉस एक्स आ गया। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन देते साइन 2x का, तो ये थोड़ी कि अब इसका फॉर्मूला नया बनेगा साहब, तो हम इस पर कैसे वर्क करेंगे, तो हम क्या करते हैं 2x को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, है ना। तो या ऐसा करो कि हम इमेजिनरी में मान लो, इमेजिन में मान लो कि हमने y मान लिया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम आउटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनर वाले पार्ट का नहीं। तो इनर वाले पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये 2x को कैपिटल X मान लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अब हम किस, ये तो हमने आउटर वाले पार्ट का किया ना डिफरेंशिएशन, तो इनर वाला पार्ट कौन सा रह गया, इनर वाला रह गया ये x। तो अब हम इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और वास्तव में इस x का डिफरेंशिएशन करें तो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये तो 2x, और यहाँ भी रखेंगे तो 2x। अच्छा अभी मैंने आपको सिखाया था ये कि ये ऐसे वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने आपसे कहा था सूत्र के रूप में याद कर लीजिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो हम क्या लिखेंगे 2 cos 2x, ठीक। मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट ये मिल गया,
ठीक, तो अब इसको करने का तरीका क्या है, जो हमें डायरेक्ट वाले तरीके से याद भी रह सके तो बड़ा आसान है। डायरेक्ट फॉर्मेट में अब हम समझें इसको, तो देखिए sin 2x था, तो sin 2x का तो क्या हो गया cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2, तो डॉट 2, मतलब रिजल्ट आ गया 2 cos 2x, शॉर्टकट। ठीक है, उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं। ये हमने एल्जेब्रिक पढ़ लिए, लॉगरिथमिक पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिए। अब बात आती है जब हम इनवर्स वाले फॉर्मूलों को पढ़ते हैं, तो इनवर्स वाले फॉर्मूले, अब देखिए इनवर्स वाले फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हैं साइन इनवर्स x का अवकलन, तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं d/dx ऑफ cos इनवर्स x, तो हम इसे लिखते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमें मिलता है tan इनवर्स x, तो हम कैसे करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने अभी 3 बताया है ना। अब मैं आपको इसकी फॉर्मेशन चेंज करके समझा रहा हूँ। फॉर्मेशन चेंज करके कैसे समझा रहा हूँ, जैसे अभी ये 3 है, सपोज कीजिए कि मेरे पास फॉर्मूला ये नहीं बना, मेरे पास तो फॉर्मूला बना साइन इनवर्स x/a का। क्लियर? नाउ अब मैं जानना चाहता हूं भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कोई नया फॉर्मूला जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था x/a वाली ट्रिक, आप x/a वाली ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इसको कुछ मान लीजिए, तो जैसे हमने अब डिफरेंशिएशन किया तो इसको मान लिया साइन इनवर्स कैपिटल X, है ना, यहाँ कैपिटल X क्या है x/a, तो साइन इनवर्स x के लिए हम क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, है ना। फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम करेंगे कैपिटल X का डिफरेंशिएशन, तो कैपिटल X का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आया 1 माइनस, और x की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू, अब यहां इसको रखेंगे तो क्या आएगा x/a। अच्छा, x/a पर फोकस करें, देखिए इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा a/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/a, तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x/a क्या होता है a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम इसी से एक नया फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं कि सर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप ये वाला भी लिखते ना d/dx ऑफ cos इनवर्स x/a, तो इसमें भी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और ये सेम ऐसे आता है -1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? उम्मीद करूँ आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक, अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ मैं ये जितने भी फॉर्मूले बना रहा हूँ उन सभी में x की जगह x/a रख के देखिएगा, तो जैसे ही 6 फॉर्मूले मैं इसके लिख रहा हूँ, आपको 6 फॉर्मूले नए इसके भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप आपको मिल जाएंगे, आप खुद जनरेट कर पाएंगे, मेरी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 3 फंक्शन बच गए हमारे पास, तो अब आता है कॉट इनवर्स x। तो जब tan इनवर्स ये होता है तो इसी में माइनस लगा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं, जैसे sec इनवर्स x, इसे हम लिखते हैं 1/x√x² माइनस 1, और नेक्स्ट वन को हम लेते हैं cosec इनवर्स x -1/, ये आपके इनवर्टिकल फॉर्मूलेस होते हैं। ये 3 तो बेसिक होते हैं और ये 3 इनके व्युत्पन्नों से जनरेट होते हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले थे जो हमने अब तक 12th क्लास में आपको काम आते हैं और हमें स्टडी करते हैं। इसके साथ ही साथ अवकलन के कुछ फॉर्मूले आपको
पुराने भी याद होने चाहिए जो आपने 11th क्लास के अंदर स्टडी किए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फॉर्मूला था, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, वो था जब आप डिफरेंशिएट करते हैं u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अब ये प्लस या माइनस किसी भी साइन से अटैच्ड हो सकते हैं, तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाता है और इनके मध्य जो साइन प्रयुक्त हो रहा था उसी साइन को लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ इससे, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको लिख दिया x की पावर 5 प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर x, है ना। इसको माइनस में ले लेते हैं जिससे प्लस और माइनस दोनों ही आ गए, मैं आपको दोनों समझा पाऊंगा। तो हमको क्या करना है, हमको अलग अलग अवकलन करना है इनका। जैसे x की पावर 5 पहला पद आ गया, फिर इन दोनों के बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर ये साइन x का अवकलन हो गया, फिर इनके बीच में माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, और फिर ये की पावर x का अवकलन हो गया। अब इसका अवकलन आएगा 5x की घात 4, ये हमें cos x प्राप्त होगा और ये हमें e की पावर x, और हम कहेंगे ये रिजल्ट ये हमें मिला, ठीक है। तो ये कब था, जब प्लस या माइनस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला u इंटू वी का। तो अगर आपको याद हो, आपने 11th में ये पढ़ा था u इंटू वी वाला फॉर्मूला, तो क्या था, तो इसको हम लिख देते फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है जैसे मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज कीजिए मेरे पास है x साइन x और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये u हो गया, ये v हो गया, यानी ये फर्स्ट ये सेकंड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब सॉल्व करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है कॉस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 1। इन्हें मल्टीप्लाई करा दीजिए और फॉर्मेशन में लिख दीजिए, एंड दैट्स योर आंसर। उम्मीद करूँ आपको समझ में आया कि u इंटू वी का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, अब बचता है प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो अब क्या आएगा, अब आएगा डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u अपॉन वी का। उसे कैसे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं वी स्क्वायर वी u का अवकलन माइनस u v का अवकलन, ठीक है। इसको भी मैं एक एग्जांपल देकर प्रूव करना चाहूंगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक, कि sec x का अवकलन होता है sec x tan x, यही पढ़ा। मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि sec x का अवकलन यही होगा। तो ये वाला जो आंसर है उसे हम थोड़ी देर के लिए यहां लिख लेते हैं, sec x tan x, ठीक है। अब मैं आपको प्रूव करता हूं कि ये कैसे आएगा, देखिए। तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये cos स्क्वायर x। अब आप फॉर्मूले पर फोकस कीजिएगा, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर क्या था ये नीचे वाला पद, तो हम यहां लिखेंगे नीचे वाला पद ये cos x। फिर क्या था ऊपर वाले का अवकलन, है ना, तो हम ऊपर हमारे पास है 1, तो हम लिखेंगे 1 का अवकलन माइनस, फिर क्या था, फिर था ये u ऊपर वाला, तो हमारे पास ऊपर वाला है 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अवकलन करेंगे, किसका करेंगे, तो यहाँ किसका हुआ था, नीचे वाले का अवकलन यानी v का, तो हमारे पास नीचे वाला कौन है cos x, तो हम इसका अवकलन करेंगे cos x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि अचर एक क्या है, अचर है, और अचर का अवकलन क्या होता था, अभी पढ़ा था हमने 0, तो ये हो जाएगा 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट भी 0, तो यहां तो हो गया 0 माइनस 1। अब cos x का अवकलन हमने पढ़ा था माइनस का sin x, ठीक है, और ये हो गया cos स्क्वायर x।
तो देखिए जब ये माइनस का साइन एक्स -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, ये आ गया प्लस का साइन एक्स। अब नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए एक कॉस बाहर निकाल देता हूं, यानी एक कॉस इधर साइड में ले लेता हूं, एक कॉस एक्स, तो ये बच जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, बताइए ये क्या होगा, ये तो आप कहेंगे सर ये तो होता है सेक एक्स, और मैं कहूँगा ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होता है टेन एक्स। और आप देख सकते हैं यही हमारा फॉर्मूला जो हम लेकर आए रिजल्ट। तो उम्मीद करूँ आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ये हम वैसे भी 11th में पढ़ चुके हैं ये, और हमने इसको बस ये दिखाया, ठीक है। तो उम्मीद करूँ आपको ये समझ में आई, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूँ। अब इससे पहले कि हम अगले सीन पर आगे चलें, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अवकलन का आधार होता है इसके सूत्र। अगर आपको इसके सूत्र याद हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं बेटा मैथ्स सूत्रों पर डिपेंड है। सूत्र उन गोलियों की तरह जिनके बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते। खाली बंदूक लेकर क्या करेंगे? बंदूक का मतलब है, यहाँ बंदूक होता है सवाल को हल करने का तरीका, और गोलियाँ होती हैं सूत्र। दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। तरीका तब तक काम नहीं करेगा जब तक सूत्र याद ना हो, और केवल सूत्र काम नहीं करेगा अगर तरीका ना हो। तो आपको दोनों से समन्वय करके चलना है। तो उम्मीद करूं कि अगले वीडियोस तक आप इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेंगे बेहतर रूप से, जिससे हम आगे बढ़ सकें और इनको हल करने का प्रयत्न कर सकें। ठीक, आप सभी का अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।